नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो ये आपकी क्लास रहेगी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र की, जिसमें हम देखेंगे आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके आगामी परीक्षा सीटेट दिसंबर 2024 के लिए। तो अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हो चैनल से तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत मेहनत लगती है पीडीएफ को तैयार करने में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, ये क्लास पसंद आती है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। चलिए, पहला प्रश्न देखते हैं आपका क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन-सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? क्या बोल रहा है? संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है? पहला कह रहा है कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, ठीक है। कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। यानी बच्चों का संवेगात्मक विकास केवल जो होगा माता पिता के द्वारा होगा और उसमें अध्यापक की कोई भूमिका नहीं है, ये तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। कक्ष का नियंत्रण परिवेश, नियंत्रण परिवेश भी गलत हो जाएगा कि हम बच्चे पे क्या है नियंत्रण कर रहे हैं, तो इससे उसका संवेगात्मक विकास नहीं होगा। कक्ष का अधिकारवादी परिवेश, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि संवेगात्मक विकास हम बच्चे में किस प्रकार से जो है डेवलप हो सकता है, वह हो सकता है उसका प्रजातांत्रिक परिवेश, ठीक है, जब हम उसे मौका देंगे, ठीक है। चलिए, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है आपका। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है, ठीक है। भाई बहन एवं अध्यापक, अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता, या फिर माता पिता एवं भाई बहन। यहाँ पे पूछ रहा है कि बच्चे की जो है प्रारंभिक बाल्य अवस्था में कौन जो है अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करता है जो एक समूह में स्वीकार्य है। यानी बच्चा जब प्रारंभिक बाल्यावस्था में, तो सबसे पहले वह जब समूह में रहता है तो वह किसके समूह में रहता है, ये आपसे पूछ रहा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, माता पिता और भाई बहन, ठीक है। सबसे पहले इन्हीं के समूह में बच्चा जो है पलता पोसता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है परवर्ती बाल्यावस्था? 11 से 18 नहीं, ये तो आपकी कौन सी अवस्था है, किशोरावस्था की है। फिर ये भी आपकी एडल्टहुड है, आपका बड़ा है, एडल्ट हो जाएगा, वयस्क हो जाएगा इंसान। जन्म से 6 वर्ष या फिर 6 से 11 वर्ष, आपसे पूछ रहा है परवर्ती बाल्यावस्था, ठीक है। तो जन्म से 6 वर्ष भी गलत हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 से 11 वर्ष जो होती है वो परवर्ती बाल्यावस्था की अवस्था में आता है। चलिए, प्याजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? जहाँ पे भी नहीं आ जाएगा आपको क्या है वहाँ पे क्या है गलत ढूंढना है, ठीक है। भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन, क्रियाकलाप, ठीक है। प्याजे ने भाषा पे उतना बल तो नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने एक बात कही है कि बच्चा सबसे पहले बच्चे के मन में विचार आता है और फिर क्या है भाषा आती है, ठीक है। सबसे पहले विचार आएगा और फिर क्या है भाषा आएगी। तो यानी भाषा पे थोड़ा बहुत बल दिया है प्याजे ने। सामाजिक अनुभवों के बारे में आपका प्याजे बात नहीं करते हैं, बिल्कुल भी बात नहीं करते आपका जो है सामाजिक अनुभव, तो ये आपका गलत हो जाएगा। परिपक्वन की बात करते हैं, मैच्योरिटी की बात करते हैं, और क्रियाकलाप यानी बच्चा जो है कार्य करके सीखता है, इसके बारे में आपका जीन प्याजे कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कि हमें पूछा क्या है कौन सा प्रभावित नहीं करता है, तो ऑप्शन जो है दूसरा आपका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक अनुभव, ठीक है। और सामाजिक अनुभवों की बात जो करते हैं वो हमारे कौन करते हैं, वाइगॉस्की करते हैं। कौन बात करते हैं आपका, वाइगॉस्की, ठीक है। जिन्होंने आपका क्या है समाज पे बल दिया कि बच्चे का जो विकास होता है वह किसके द्वारा होता है, समाज के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि आजर्व तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की
नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आजर्व और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? ठीक है, कि एक ने बोला है कि भाषा जो होती है वो स्वाभाविक रूप से आ जाती है, लेकिन एक ने बोला है कि परिवेश के रूप में आ जाती है। ठीक है, नरसैंगिक प्रवृत्ति यानी अपने जीन्स के द्वारा आती है। और इसने बोला, आपका जो सोनाली है उसने बोला कि भाषा जो होती है वो क्या परिवेश के द्वारा आती है। तो यह किसके बारे में चर्चा हो रही है? चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना, स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस, सतत तथा असत अधिगम, या फिर प्रकृति तथा पालन पोषण वाद विवाद। इसका सही आंसर हो जाएगा, ये है आपका प्रकृति एवं जो है पालन पोषण वाद विवाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, छठा प्रश्न क्या कह रहा है कि समाजीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? इसको आपको हाईलाइट करना है। नहीं यानी आपको गलत ढूंढना है, जो गलत होगा वही आपका क्या है सही उत्तर हो जाएगा। जहाँ पे भी नहीं आएगा वहाँ पे जो गलत होगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। कि समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना, बिल्कुल सही। कि समूह कार्य में बच्चा सीख रहा है और सामाजिक कौशलों को सीख रहा है, बिल्कुल सही है ये। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। कक्षा में प्रजातंत्र के लिए होना चाहिए, या फिर समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिकरण है। कि बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों का स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि बच्चे के सामाजिक करण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ सही नहीं है। कक्षा में प्रजातंत्र के लिए होना चाहिए, और सामाजिक जो है सामाजिकरण सामाजिक नियमों का अधिकरण है, ये भी हो सकता है आपका। ठीक है, और बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तो ये समाजीकरण में नहीं आता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे उसने प्रश्न घुमा दिया है कि बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, तो ये समाजीकरण में नहीं आ जाएगा। ठीक है, और पूछ भी रहा है कि प्रगतिशील मॉडल में, जहाँ कि बच्चा अपने विचारों को रख सके, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं और चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तो यही हमारा गलत उत्तर है, और हमें क्या है नहीं पूछा गया था, तो आपका गलत उत्तर ही आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है यह सिद्धांत? व्यक्तिगत भिन्नता से, बुद्धि के सिद्धांत से, वंशानुक्रम से, या फिर पर्यावरण से। कि हम सब अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। तो ये क्या है आपकी व्यक्तिगत भिन्नता में आती है, जिसे हम आपका क्या बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस, इंग्लिश में से हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी व्यक्तिगत भिन्नता। क्योंकि हम सब क्या है अपनी बुद्धि में अलग है, प्रेरणा अलग है, अभिरुचि अलग है सब, क्योंकि इसमें क्या है सब बच्चों में क्या होती है व्यक्तिगत भिन्नता होती है। इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? यानी आपको गलत ढूंढना है। पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, बिल्कुल सही है। केवल, जहाँ पे भी केवल आ जाएगा ये आपका गलत होता है। ठीक है, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सके, बिल्कुल सही है। पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना, बिल्कुल सही है। मैंने बोला जहाँ पे भी केवल आ जाएगा वो आपका गलत उत्तर हो जाएगा, और हमें क्या पूछा गया है नहीं है, यानी यही आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए। घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए। ठीक है, लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। कि लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़के को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए।
ये तो गलत कह रहा है कि सब लड़कों को आप विज्ञान पढ़ाओगे और लड़कियों को गृह विज्ञान, ये आपका रूढ़िवादिता पे है, गलत हो जाएगा। लड़कियों को घर के काम में सहायता करनी चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है? और लड़कों को बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए, ये भी गलत है, क्योंकि लड़के तो बाहर का काम करते ही हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा कि अगर जो रूढ़िवादिता को कम करेगा, तो वह हो जाएगा कि लड़कों को घर के काम में भी सहायता करनी चाहिए, ठीक है? एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित करता है अधिगम में असुविधा, अधिगम में अशक्ता, अधिगम में कठिनाई के, या फिर अधिगम में समस्या के। कि एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां और दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां हो रही हैं, ठीक है? उसने लिखा तो वो क्या हो जाएगा उसकी, यानी उसकी जो है उसको अधिगम में कठिनाई नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। अधिगम में समस्या भी नहीं, अधिगम में असक्ता हो जाएगी। यानी बच्चा ढंग से लिख नहीं पा रहा है, ठीक है? कि उसने डार्क लिखा है, उससे मोटा लिखा है, सपोज़ गहरा लिखा है, तो वो क्या छवि दूसरे पेज में छप गई, ठीक है? तो ये क्या है, कठिनाई नहीं है, इसे हम बोलेंगे अधिगम में अशक्ता बोलेंगे इसे, ठीक है? अध्यापक के दृष्टिकोण में प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च वचनबद्धता, उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता, उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति तो गलत हो जाएगा यहाँ पे, याद करना, ठीक है? और उच्च योग्यता होती है आपका, बिल्कुल सही है। उच्च क्षमता नहीं होती है आपकी, ठीक है? क्षमता के अनुसार नहीं होता है। तो प्रतिभाशीलता किसमें होनी चाहिए? जिस बच्चे में उच्च योग्यता होगी, सृजनात्मकता होगी यानी कंस्ट्रक्टिविज़्म होगा, और वचनबद्धता होगी। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा है। यह संकेत करता है कि अध्यापिका, उसने क्या लिखा है, सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा है। तो यह किसकी ओर संकेत कर रहा है कि एक अधिक उपयुक्त परिभाषिक शब्द का पालन करती है, भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, या फिर लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। सभापति की जगह उसने क्या लिखा, सभा अध्यक्ष लिखा, ठीक है? यानी वह क्या कर रही है, लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा कि सभापति की जगह उसने सभा अध्यक्ष लिखा, ताकि किसी को बुरा ना लगे, ठीक है? कि सभापति, यहाँ पे पति आ गया ना, ठीक है? तो वह क्या है कि लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, इसलिए उसने क्या है, सभा अध्यक्ष लिखा, ठीक है? प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? समायोजन करना, साम्य धारण करना, आत्मसात कराना, या फिर संगठन करना। ये आपका जो है जीन प्याजे से आपका प्रश्न है कि जब हम क्या है, नई जानकारी को जोड़ते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आत्मसातकरण करना। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थी के साथ साथ पढ़ाना चाहिए। इसका अभिप्राय है किससे है, कि समावेशी शिक्षा से है, विशेष शिक्षा से है, एकीकृत शिक्षा से है, या फिर अपवर्जक शिक्षा से? अपवर्जक नहीं, एकीकृत नहीं, विशेष शिक्षा नहीं, यह क्या हो जाएगी, समावेशी शिक्षा हो जाएगी। ऐसी शिक्षा जिसमें सभी बालक रहते हैं, चाहे बच्चा क्या है, वंचित समूह का है, चाहे बच्चे को अधिगम विकार है, या फिर कोई इंटेलिजेंट बच्चा है, या कोई एवरेज बच्चा है, कोई डल बच्चा है, सभी एक कक्षा में एक समान पढ़ें, उस कक्षा को हम बोलेंगे आपका समावेशी शिक्षा। 15वां प्रश्न देखते हैं आपका। 15वां प्रश्न क्या कह रहा है आपका? विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? यानी लिखने में बच्चे को कमी हो रही है, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, डिसकैल्कुलिया, या फिर डिसलेक्सिया। तो लिखने से जो कमी होती है बच्चे को, यानी लिखावट में कमी है, उसे हम बोलेंगे आपका डिस्ग्राफिया। इसे हम आपका एक अन्य नाम से भी जानते हैं, लेखन वैकल्य। ऑप्शन में अगर लेखन वैकल्य रहेगा, तो ये भी आपका डिस्ग्राफिया को ही बोला जाता है। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि पुस्तक के उत्तरों को लिखने पर बल देना, लिखाने पर बल देना, गलत। समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना, यानी समूह गतिविधि नहीं करानी है, गलत।
विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान को अनदेखा करना, यानी बच्चे ने प्रश्न पूछा तो आप उसे अनदेखा करेंगे, गलत। प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, ये हो सकता है आपका एक प्रभाव जो है शालीय अध्यापक के गुण। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। चलिए 17वां प्रश्न देखते हैं आपका। शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? बच्चे को क्या है, ज्ञान अर्जन करना है, ठीक है। सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करे। याद करना, कंठस्थ करना गलत माना जाता है आपका। शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंक और ग्रेड भी आपके गलत माने जाते हैं। शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, सक्रिय सहभागी होना चाहिए, बिल्कुल। छात्र क्या होना चाहिए आपका, सक्रिय होना चाहिए अपनी कक्षा में भी। शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम ही अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम ही अवधारणाओं में कुशलता, मैंने बोला आपको केवल ही जहाँ पे भी आ जाएगा ये भी आपका गलत होता है। तो एक ही ऑप्शन बचता है आपका, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता में शामिल करना। 18वां प्रश्न है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? अनुकूलन चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन, अपसारी चिंतन या फिर अभिसारी चिंतन, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा। स्मृति आधारित यानी याद करना, अनुकूलन चिंता भी नहीं। अपसारी और अभिसारी चिंतन में से कौन सा हो जाएगा? आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन, यानी आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, कुछ नया सोचना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका अपसारी चिंतन। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। और अभिसारी चिंतन क्या होता है? कन्वर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश पेडागोजी में भी आपका यही पूछे जाते हैं। शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। कि शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है कि उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोत्साहन करना है, ठीक है, प्रोन्नत करना है, ठीक है, यानी पास करना है, उच्चतर कक्षा में प्रमोट करना है, गलत। उन विद्यार्थियों को प्रमोट करना ना करना जो विद्यालय के स्तर से अनुकूलन नहीं, यानी उनको प्रमोट नहीं करें जो विद्यालय के स्तर के अनुकूलन नहीं है, गलत। विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, ठीक है। कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना, ठीक है। दोनों वैसे आपके सही हैं, लेकिन यहाँ पे आपका पूछा गया कि शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए विद्यार्थियों का आकलन के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण में परिवर्तन करना है, ठीक है। बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, गलत। छवि को सुरक्षा करना, नहीं। अंकों में सुधार करना, नहीं। उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना, बिल्कुल सही। इससे बच्चा क्या हो जाएगा? मोटिवेट हो जाएगा। अगर आप बच्चे को क्या है, दंड देते हो, हमें बच्चे को क्या है, दंड नहीं देना है। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को आप क्या कहेंगे? पार्श्वकरण कहेंगे, पूर्व क्रियात्मक चिंतन कहेंगे, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहेंगे, या फिर सहारा देना कहेंगे? कि पुष्पा अपने आप एक समस्या को समाधान नहीं कर सकते, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे हम? एक सहारा देना बोलेंगे आपका। ये वाइगॉस्की की थ्योरी से प्रश्न है आपका, इसे हम बोलेंगे आपका सहारा देना, ठीक है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? स्तर तीसरा, स्तर चौथा, स्तर एक और स्तर दो, ठीक है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सा दिया था? सबसे पहले यही प्रश्न आता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, जिन्होंने क्या बताए थे? तीन आपके चरण होते हैं, और उसके तीन चरणों के क्या होते हैं आपके? दो दो स्तर होते हैं, यानी टोटल हो गए 6 स्तर। तीन चरण और 6 स्तर। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपका कि सिद्धांत कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है, यानी नैतिकता नहीं है, ठीक है। तो जो
पहला आपका होता है जिसमें बच्चा क्या होता है दंड से बचने के लिए कार्य करता है, ठीक है? तो वह पहला स्तर है, इसमें नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में समझाया गया है कि बच्चा जो है जब उसे दंड से बचने के लिए वह कार्य करता है, ठीक है? तो इसमें नैतिकता नहीं आती है, ठीक है? अनुपस्थिति रहती है इसमें नैतिकता की। तो ये आपका तीसरा हो जाएगा उसका सही उत्तर। तो स्टूडेंट्स जितने भी ये प्रश्न लिए गए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके। थोड़ा प्रश्न घुमा के भी डाले हैं मैंने इसमें, ठीक है? अलग-अलग पेपरों से लिए गए हैं ये सभी जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे ही क्वेश्चन की सीरीज़ के लिए। तो 23वां प्रश्न कह रहा है कि कोई भी नाराज़ हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज़ होना आसान नहीं है। यह संबंधित है संवेगात्मक विकास से, सामाजिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से या फिर शारीरिक विकास से। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि नाराज़ होना, तो नाराज़ होना जो ये आता है आपका संवेगात्मक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है आपका, ठीक है? डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 24वां प्रश्न क्या कह रहा है आपका? बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? नहीं है यानी आपको गलत ढूंढना है, ठीक है? बच्चे के प्रयासों की स्वीकृति करना है, बिल्कुल सही है। अध्यापकों के अनुसार कार्य करना है, बच्चे को स्वीकार कराना है, फिर बिल्कुल सही है। और अध्यापक का सकारात्मक रुख देखना है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे दूसरा जो कह रहा है वो कह रहा है कि अध्यापकों के अनुसार कार्य करना है, तो ये तो नहीं होगा। बच्चा खुद भी कार्य कर सकता है, तो यानी जो गलत है वह कौन सा है? दूसरा आपका गलत है और हमें यही पूछा गया था। अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे देखिए अधिगम अनुभवों में कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है? नहीं बनाता है यानी आपको गलत ढूंढना है फिर से। विषय वस्तु की केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति करना, केवल मैंने बोला गलत होता है, याद करना गलत होता है, पुनरावृत्ति करना गलत होता है। तो बाकी ऑप्शन आप पढ़ेंगे ही नहीं, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि यह क्या है? गलत है। दूसरा कह रहा है विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, बिल्कुल सही है। परिचर्चा वाद विवाद करना सही होता है। प्रस्तुतिकरण करना सही होता है। डिस्कशन करना सही होता है, ठीक है। वाद विवाद करना सही होता है। परिचर्चा करना सही होता है और प्रश्न बनाना भी सही होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? याद करना, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों की स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है कि प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं, व्यवहारिक उपागम, मानववादी उपागम या फिर संज्ञान, ये हो जाएगा संज्ञानात्मक, हो जाएगा यहाँ पे संज्ञानात्मक उपागम। कि आपने विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करना है, तो इसलिए आपने एक स्वच्छता विद्यार्थी को स्वच्छता समिति का सदस्य बनाया, तो यह किस में आ जाएगा? यह आ जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना में आ जाएगा, ठीक है। और जो आपका ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मकता आकलन का कार्य नहीं है? नहीं यानी आपको गलत ढूंढना है। खुले अंत वाले प्रश्न, खुले अंत वाले प्रश्न आपके सही माने जाते हैं क्योंकि बच्चा इसमें सोच सकता है। परियोजन करना बिल्कुल सही। अवलोकन करना, ऑब्जर्व करना सही होता है। विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना यानी रैंक के हिसाब से विद्यार्थियों को लगाना, ये भी आपका गलत होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा? चौथा ही यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को हम बोलते हैं आपका CCE यानी कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। यानी कंटिन्यूस इवैल्यूएशन भी करना है, कंटिन्यूस मूल्यांकन करना है बच्चे का, सतत मूल्यांकन करना है। और व्यापक यानी व्यापक क्या होता है? शैक्षणिक पक्ष और सह शैक्षणिक पक्ष दोनों बच्चे के उसमें शामिल होंगे, तो उसे हम बोलते हैं आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ठीक है। शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाना के लिए, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही को कम करने के लिए नहीं, और परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए, ये भी गलत हो जाएगा। जल्दी-जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों की सुधारना नहीं। यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, वो उसमें सुधार किया जा सकता है, इसलिए हम CC जो है यूज़ करते हैं आपका। बिल्कुल CBSE ने लॉन्च किया था इसे, ठीक है। ताकि बच्चे का क्या है सतत मूल्यांकन हो सके और व्यापक मूल्यांकन भी हो सके, ठीक है। अधिगम के अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? यानी आकलन क्यों करते हैं हम? ग्रेड एवं अंकों के लिए,
मैंने बोला ग्रेड और अंक जहाँ पे ये गलत हो जाएगा। जाँच परीक्षण के लिए नहीं, प्रेरणा के लिए हो सकता है। पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य नहीं। पृथक्करण यानी अलग करना, श्रेणी करना, रैंक देना बच्चों को, गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कि प्रेरणा के लिए हम क्या है, बच्चों को क्या है, अवलोकन करते हैं या फिर आकलन करते हैं। ठीक है। अब आता है एनसीएफ। लास्ट प्रश्न आपका कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं कि अगर बच्चे जो हैं गलतियां करते हैं तो हमें उनको गलती करने देना चाहिए, उन्हें डांटना नहीं चाहिए, क्योंकि गलतियों से ही उसका सुधार हो सकता है बच्चे का। ठीक है। यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है कि बच्चा उत्तीर्ण हुआ है, अनुत्तीर्ण हुआ है, इसलिए आप उसे क्या है, गलतियां करने दोगे नहीं। यह अध्यापक को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। नहीं, बच्चे को डांटना गलत हो जाएगा। ये बच्चे के विचार के अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। ठीक है। ये कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार उपलब्ध कराती है, गलत हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन ये ऑप्शन थर्ड हो जाएगा कि ये बच्चे के विचार के अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। बिल्कुल ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसलिए बच्चे को क्या है, हमें गलती करने देना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, कैसे लगे आपको क्लास, ज़रूर कमेंट करें। और प्लीज़ अगर आप नए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।